हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2026 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन्हें नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 20 VSD कोइंसाइड विथ 16 MSD, मतलब 20 VSD कितना दे रखा है, 16 MSD के बराबर दे रखा है। ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर मीन्स हर MSD कितना है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, अब वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD तो 1 मिलीमीटर दे रखा है, VSD निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 VSD कितना आ जाएगा, 16/20 MSD, जो कि 1 मिलीमीटर गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 0.8 mm। अब इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, 0.8 इन mm, 0.2 mm। अब चूँकि हर ऑप्शंस क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ईच साइड ऑफ ए मेटालिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg, मास गिवन है 5.580 kg, इज मेजर्ड टू द 9.0 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना दे रखा है क्यूब का, 9.0 सेंटीमीटर। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x × 10³ kg पर मीटर क्यूब, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, x की वैल्यू पूछी है। पहली बात तो डेंसिटी पूछा गया है। डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, एक क्यूब। अब ध्यान रखना है यूनिट का, kg पर मीटर क्यूब में पूछा गया है, तो हम यूनिट का ध्यान रखते हुए लिखेंगे 5.580 kg अपन में 9.0 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻⁻2 मीटर, ये होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.654 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। बट आंसर ये नहीं हो जाएगा। आंसर हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए बोलना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, और चूंकि हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देंगे, तो इसको राउंड अप करना पड़ेगा। अब मोस्ट बच्चे यहाँ क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं राउंड अप करने में, वो देखते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड अप करना है और उसके बाद 5 आ रहा है, तो राउंड टू इवन रूल लगा देते हैं, जो कि गलत है। यदि मैं रॉन्ग मेथड करके दिखाता हूँ, जो कि NTA ने भी इस बार क्या दिया था, इसी मेथड से आंसर दिया था, बट ये गलत है। वो क्या करते हैं, राउंड टू इवन मेथड लगाते हैं। वो देखते हैं 5 से पहले यदि इवन है तो उसको एज इट इज़ रख देते हैं, और आंसर ये दे दिया था NTA ने। बट यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले मैं रूल्स दिखा देता हूँ क्या क्या होते हैं। यदि हमें जहाँ तक राउंड करना है उसके बाद 5 आ रहा है तो 2 केस बनते हैं। एक तो वो केस जो 5 के बाद कुछ ना कुछ डिजिट्स हो, जैसे कि यहाँ पे 0 1 1, उस केस में हम सिंपली इसको राउंड अप कर देते हैं, जैसे कि 7.6501 है। अब 5 के बाद क्या आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, 0 1 या फिर 1 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको आराम से राउंड अप कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में 5 या फिर 50 या फिर 500 एंड सो ऑन इससे बड़ा होता है, इसलिए इसको राउंड अप कर देंगे तो 7.7 या फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.7 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस जब सिर्फ और सिर्फ 5 हो या फिर 5 के बाद 0 हो, तब हम लगाते हैं राउंड टू इवन रूल। हमेशा राउंड टू इवन रूल नहीं लगाते हैं। जब 5 हो और 5 के बाद क्या हो, 0 हो, तब राउंड टू इवन रूल लगाते हैं।
और राउंड टू इवन रूल क्या बोलता है, जो 5 से पहले यदि इवन नंबर हो तो उसको अनचेंज्ड रखेंगे, और 5 से पहले यदि ऑड नंबर हो तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि इस केस का एग्जांपल देखते हैं। 5 से पहले क्या है, यहाँ पे इवन है, तो इसको क्या करना है, अनचेंज्ड रखना है 7.6। यहाँ 5 से पहले क्या है, ऑड है, तो इसको क्या करेंगे, एक डिजिट से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 7.6 दो डेसिमल प्लेस तक दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसके बाद 5 आ रहा है, लेकिन 5 के बाद क्या है, कुछ ना कुछ डिजिट है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 7.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.7, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को कितना मान लिया है, यूनिटी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट है 1 यूनिट पर सेकेंड। इफ़ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 6 मिनट 40 सेकेंड्स। टाइम कितना लग रहा है, 6 मिनट 40 सेकेंड्स। यदि सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 400 सेकेंड्स आ जाएगा। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन द न्यू यूनिट इज, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 1 यूनिट पर सेकेंड और टाइम 400 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, 400 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर 4। When a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with different reaction times. 5 पर्सन की रिएक्शन टाइम्स दे रखे हैं। What is the correct order of the distance traveled by ruler for each person? सिचुएशन समझते हैं पहले। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि ये रूलर एक है, ये नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, u = 0, नीचे की तरफ g भी लग रही होगी। ओके, अब अलग अलग केस में क्या है, अलग अलग पर्सन है जो इसको यहाँ से कैच कर रहा है। ठीक है। रूलर के लिए टाइम और डिस्टेंस को जो, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम जो लगा और ये जो डिस्टेंस लगा, वो किस इक्वेशन से लिख सकते हैं, s = ut + ½ at² से। अब चूँकि इनिशियल क्या था, u 0 था, तो ये टर्म तो गायब हो जाएगी। s = क्या लिख सकते हैं, ½ एक्सेलरेशन कितना है, g(t²), तो s और t में रिलेशन क्या आ गया, s = प्रोपोर्शनल टू t², यानी कि जिस रूलर के लिए या फिर जिस पर्सन के लिए रिएक्शन टाइम क्या है, ज़्यादा है, उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिएक्शन टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा। अब हम ऑर्डर में सजा लेते हैं इसको। रिएक्शन टाइम किसके लिए सबसे ज़्यादा है, बी के लिए। पहले आ जाएगा बी, देन 0.22 है, 0.21 ये आ जाएगा ई, उसके बाद 0.20 ए, उसके बाद 0.19 डी, फिर 0.18 यानी कि ई। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्लॉट्स show variation of velocity v with time t of a ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots is or are correct? तो सिचुएशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक बॉल है जिसे ऊपर की तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रोन किया गया होगा। अब ये होगा क्या, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, ऊपर जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी लेट से u1 0 हो जाएगी, एंड देन अगेन ये फॉल बैक करना शुरू करेगा, नीचे आएगा इस तरह से। ओके, अब क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन, एंड नीचे की तरफ नेगेटिव। ओके, और यहाँ नीचे की तरफ जी लग रहा होगा,
कांस्टेंट। ठीक है, हमें ग्राफ चाहिए किसके बीच में, किसी जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी के साथ चाहिए, यानी वी वर्सेस टी ग्राफ चाहिए। तो हमें इसके और इसके बीच में इक्वेशन पता होना चाहिए। यहाँ कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, v इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस यू। ये किस तरह का हमें इक्वेशन दिख रहा है, यह इक्वेशन है क्या, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ की स्लोप हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव यानी कि माइनस जी, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। यदि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये कैसा ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पे v है और एक्स एक्सिस पे क्या है, t। इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर से शुरू हो जाएगा। अब स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव किस तरह से होता है, स्लोप नेगेटिव होता है इस तरह से, एक्स एक्सिस से या फिर हॉरिजॉन्टल से ऑब्ट्यूस एंगल बना के स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से v वर्सेस t ग्राफ होगा। तो ये सी ग्राफ है, थर्ड ग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। The magnitude and direction of the acceleration produced in the body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on it। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है या फिर बॉडी बोल सकते हैं, 5 kg का है, 5 kg। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो 8 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर, एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और हमें बताना है क्या, एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपन में मास। नेट फोर्स किसे लिख सकते हैं, जो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा। अब डायरेक्शन के बारे में बताना है। डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, डायरेक्शन दो तरीके से बता सकते हैं, या तो एक 8 न्यूटन के साइड से या तो एक 6 न्यूटन के साइड से। रिजल्टेंट का ही डायरेक्शन पूछना है ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब चूँकि हर ऑप्शन में, अधिकतर ऑप्शन में 8 न्यूटन है, तो हम 8 न्यूटन से निकाल लेते हैं, एंगल मान लेते हैं थीटा। टेन थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपन में 20। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये कितना है, ये 6 न्यूटन के बराबर ही तो है, 6 न्यूटन। यह आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा, बेस 8, यानी कि 3/4। थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर यही सही है, ऑप्शन नंबर 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 10 इनवर्स 3/4 एंगल विथ 8 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज कीप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टेशनरी ट्रॉली। सिचुएशन क्या है, एक ट्रॉली है, ठीक है, और उसके ऊपर में एक बॉक्स रखा हुआ है 15 kg का। ये बॉक्स कितना है, 15 kg का। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रॉली इज 0.12। ये बॉक्स और ये ट्रॉली, इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू एस गिवन है कितना, 0.12। कीपिंग द बॉक्स इन स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द ट्रॉली कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली इन। तो हमें वो ए मैक्स बताना है, क्या बताना है, ए मैक्स बताना है, जिसके लिए ये ऊपर में जो ये बॉक्स रखा हुआ है ट्रॉली पे, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, इसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहे। तो इसके रिस्पेक्ट में तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं अब, छोटे वाले ब्लॉक का, 15 kg वाले का।
और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बनाते हैं तो इस पर एक्सीलरेटिव फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ, मास इंटू एक्सेलरेशन करके, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाएगा और नीचे में mg। ठीक है, अब चूंकि ये क्या होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होना चाहिए, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पे होना चाहिए, तो इस पे आगे की तरफ क्या लग जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, वो एफएस मैक्स लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमसे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, ए मैक्स पूछ रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये इसको किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम ए को बैलेंस कर रहा होगा, तो एम ए इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। ठीक है, और वो कितना लिख सकते हैं हम, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो म्यू इंटू नॉर्मल लिखेंगे क्या, एम जी। यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, और फिर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू 0.12 दे रखा है, और जी कितना दे रखा है, 9.8 नहीं, यहाँ पे जी आ जाएगा कितना, 10, क्वेश्चन में 10 गिवन था, जी 10, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड, यानी कि 1000 kg का क्या है, मास है, उसको 20 मीटर हाइट तक ले जाना है, और कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। ये हो जाएगा हाइट और ये मास। हमें पूछ रहा है कि पावर कितनी लगेगी, उस क्रेन की पावर कितनी होगी, तो उस क्रेन द्वारा जो पावर होगा, या फिर उस क्रेन का जो पावर होगा वो क्या होगा, उसकी द्वारा क्या गया, वर्क डन बाय क्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्रेन कितना वर्क करेगा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा, क्योंकि अपलिफ्ट करना है, इस मास को लिफ्ट करना है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो वो उतना ही वर्क करेगा जितना ग्रेविटी यहाँ पे माइनस में वर्क कर रही है। यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, mgh/t, मास कितना है 10⁻³ ग्रेविटी 9.8 बोल रहा है लेने को, ओके, हाइट 20 और टाइम कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 19.6 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए थिन वायर ऑफ लेंथ L, पहले थिन वायर था लेंथ L का, एंड लीनियर मास डेंसिटी M, लीनियर मास डेंसिटी कितना दे रखा है M, इज बेंट इनटू सर्कुलर रिंग इन XY प्लेन विथ सेंटर C एज ऑन इन फिगर। अब ये इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको बेंट कर दिया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस y डैश विल बी, इस y डैश के अबाउट इसका क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए पहले हमें इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, और इसके अबाउट हमें पता है कितना होता है mr²/2, इसको मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं I1। ये I1 कितना आ जाएगा, mr²/2। लेकिन कैच करने वाला बात यहाँ पे ये है कि ये जो इसका मास है ना, वो मास नहीं दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है m।
हम मान लेते हैं इसका मास कितना है, कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका मास कितना, कैपिटल एम मान लेते हैं मास है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, mr²/2। ओके, नो अब वाई डैश के अलोंग निकालने के लिए, वाई डैश के अलोंग निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, I1 प्लस, और ये दूरी कितना दे रखा है, r, दे नहीं रखा है, हमें निकालना पड़ेगा इसका रेडियस कितना है, mr²। इसको सॉल्व करेंगे, mr²/2 प्लस mr², ये कितना आ जाएगा, 3/2 mr²। अब यहाँ हमें m ना पता है, ना m पता है, ना r पता है, ठीक है। लिनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लिनियर मास डेंसिटी यानी कि m इक्वल्स टू, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल M यहाँ से कितना आ जाएगा, m इंटू एल, ठीक है। और इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, अब ये जो वायर बेंट हुआ है ना, यही वायर बेंट होके इसका सरकमफ्रेंस बना रहा है पूरा, विजुअलाइज करो, ये वायर बेंट होके इसका सरकमफ्रेंस बना रहा है। तो इसका जो लेंथ L है ना, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, जो कि होता है 2πr। तो r कितना आ जाएगा, L/2π। अब हमें m भी पता है और r भी पता है, हम इक्वेशन में रख देते हैं, 3/2 m होता है, m कितना आया, L, और r कितना आया, L/2π। बट इसके होल स्क्वायर करना है, बट इसको सॉल्व करेंगे, 3/8 और ये m L³ अपन में π²। ये ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 3ml³ अपन में 8π², यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 rpm टू 1200 rpm इन 10 सेकेंड, यानी कि ओमेगा इनिशियल गिवन है कितना, 600 rpm। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 600 rpm मीन्स रोटेशन पर मिनट। तो एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है, 2π रेडियन, और पर मिनट मीन्स, पर मीन्स डिवाइडेड, मिनट मीन्स 60 सेकेंड। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 से 60 कितना, 10 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा, 20π रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 40π रेडियन पर सेकेंड, और टाइम तो गिवन है कितना, 10 सेकेंड। नो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मान लेते हैं कैपिटल N, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये होता कितना है, जो टोटल एंगल कितना कवर्ड किया है हमने, डिवाइडेड बाय 2π रेडियन, यानी कि एक रिवोल्यूशन का एंगल, टोटल एंगल कवर्ड बाय द फ्लाई व्हील डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ 1 रिवोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एंगल कवर्ड। अब वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब टोटल एंगल कवर्ड, टाइम और इन दोनों में से किसी एक को रिलेट करते हुए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ यूज होगा, वो होगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फ़ा t²। अब यहाँ पे हमें थीटा तो निकालना ही है, ओमेगा इनिशियल पता है, टी पता है, और यहाँ भी टी भी पता है, लेकिन ये अल्फ़ा नहीं पता है, और वो निकाल सकते हैं हम किस इक्वेशन से, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा फाइनल कितना है, 40π, ओमेगा इनिशियल 20π, अल्फ़ा निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है, 10। यहाँ से 10 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 20π के इक्वल, और अल्फ़ा 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम थीटा निकाल सकते हैं, ओमेगा इनिशियल कितना है, 20π, टाइम कितना है, 10 प्लस हाफ अल्फ़ा 2π इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200π, और ये
पाई 2 से 2 कैंसिल और ये 100 पाई 300 पाई। नो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं 300 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये कितना आ जाएगा 150। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R विल बी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि अर्थ है, अर्थ का रेडियस दे रखा है कैपिटल R, इसके सरफेस पे एक स्मॉल मास है, इसको h हाइट बोले या हाइट ये दे रखा है कैपिटल R के बराबर ही, हम इसको क्या कर रहे हैं रेज कर रहे हैं एज इक्वल्स टू R के इक्वली रेज कर रहे हैं। ये इनिशियल सिचुएशन और ये फाइनल सिचुएशन, ठीक है। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस मास को यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन रेज करने के लिए, ठीक है। तो एक गलत मेथड जो बच्चों के बीच में है वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लगा देते हैं mg इंटू एच, और यहाँ चूँकि h क्या है r है तो mgr लगा देते हैं और आंसर दे देंगे ऑप्शन 2। लेकिन ये क्या है, ये गलत तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे g क्या है कांस्टेंट नहीं है, इस सिचुएशन में g क्या है कांस्टेंट नहीं है, इस सिचुएशन में g क्या है कांस्टेंट नहीं है। ये तभी वैलिड होता, वैलिड ओनली इफ g इज कांस्टेंट। तो आखिर सही तरीका क्या है? सही तरीका हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट फाइनल पोजिशन माइनस m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इनिशियल पोजिशन, ठीक है। m कॉमन ले सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस या फिर आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना होता है? वो होता है Vg इक्वल्स टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या है? ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से डिस्टेंस है। तो इस तरीके से यहाँ क्या लिख लेंगे माइनस जी एम डिवाइडेड बाय फाइनल पोजीशन पे सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा? ये r और ये r 2r के बराबर, यहाँ लिखेंगे 2r और यहाँ पे ये माइनस और ये एक और माइनस आ जाएगा माइनस जी एम। अब इनिशियल पोजीशन पे ये सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा? ये r के बराबर, तो r, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अब हर ऑप्शन तो स्मॉल जी में है और हम जानते हैं जो स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो हम ये टर्म यहाँ क्रिएट कर सकते हैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करके, और हमारा आंसर आ जाएगा हाफ एम जी आर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए सबमरीन इज डिजाइन टू विथ स्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। और कुछ रिक्वायर्ड डाटा दिया हुआ है जो क्वेश्चन में हमें नीड होगी। पहले सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि जैसे कि ये मान लेते हैं ये सी का सरफेस है, लोअर सरफेस और अपर सरफेस, ठीक है। और इसमें ये कुछ वाटर हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सबमरीन है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सबमरीन कितना हाइट तक
नीचे जा सकता है। और ये विद स्टैंड कर सकता है कितना, यानी कि कितना सह सकता है, कितना एब्सोल्यूट प्रेशर सह सकता है, 100 एटीएम एब्सोल्यूट प्रेशर सह सकता है। अब सबसे पहले यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये बाहर सी के बाहर जो ये प्रेशर होगा, कौन सा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये अंदर में जो ये हाइट डिफरेंस की वजह से, ये हाइट डिफरेंस की वजह से प्रेशर होगा, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच, ये दोनों का सम होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि प्रेशर एब्सोल्यूट इक्वल्स टू होता है प्रेशर एटीएम प्लस ये हाइट डिफरेंस की वजह से ये प्रेशर है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, गेज प्रेशर रो जी एच। बस अब तो हमें वैल्यू सारी गिवन है, ये आ जाएगा कितना, 100 एटीएम, ठीक है, 100 एटीएम। और हम सब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 एटीएम, और एक एटीएम कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है, 10⁵ पास्कल दे रखा है। साथ ही रो जी एच, रो कितना दे रखा है, 1000, ग्रेविटी बोल रहा है कितना लेने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और ये हाइट हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू 10⁴ एच, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, एच इक्वल्स टू 990 मीटर। तो सबमरीन इतना हाइट तक सी के नीचे जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4। ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज कीप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टेशनरी ट्रॉली। सिचुएशन क्या है, एक ट्रॉली है, ठीक है, और उसके ऊपर में एक बॉक्स रखा हुआ है 15 kg का। ये बॉक्स कितना है, 15 kg का। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रॉली इज 0.12। ये बॉक्स और ये ट्रॉली, इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू एस गिवन है कितना, 0.12। कीपिंग द बॉक्स इन स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द ट्रॉली कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली इन। तो हमें वो ए मैक्स बताना है, क्या बताना है, ए मैक्स बताना है, जिसके लिए ये ऊपर में जो ये बॉक्स रखा हुआ है ट्रॉली पे, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे, इसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहे। तो इसके रिस्पेक्ट में तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं अब, छोटे वाले ब्लॉक का, 15 kg वाले का, और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बनाते हैं। तो इस पर एक्सिलरेटिव फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ, मास इंटू एक्सेलरेशन करके, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाएगा, और नीचे में mg, ठीक है। अब चूंकि ये क्या होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होना चाहिए, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पे होना चाहिए, तो इस पे आगे की तरफ क्या लग जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा। और वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, वो एफएस मैक्स लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमसे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, ए मैक्स पूछ रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये इसको किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम ए को बैलेंस कर रहा होगा, तो एम ए इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, ठीक है। और वो कितना लिख सकते हैं हम, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्स। नो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर सिस्टम को किस रेट से हीट सप्लाई कर रहा है, 100 वाट से।
If the system performs work at a rate of 75 joule per second, then the rate at which internal energy increases will be. पहली बात तो हमें हीट कितना सप्लाई हो रहा है वो गिवन है, और ये सिस्टम वर्क कितना परफॉर्म कर रहा है वो गिवन है। इंटरनल एनर्जी किस रेट से चेंज होगा या फिर इंक्रीज होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या बोल सकते हैं, जो चेंज इन हीट या फिर हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। अब यहाँ पे एनर्जी रेट में गिवन है और रेट में पूछ रहा है, जूल पर सेकेंड या वाट, इस तरह से। तो हम इसे T से डिवाइड कर देते हैं ताकि हर क्वांटिटी का रेट आ जाए, ठीक है। हमें डेल्टा Q बाई टी कितना दे रखा है 100, W बाई टी कितना दे रखा है 75। हमें निकालना क्या है इंटरनल एनर्जी का रेट, यानी कि डेल्टा U बाई टी। डेल्टा U बाई टी कितना आ जाएगा 25 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। 15 क्वेश्चन, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degree Celsius, यहाँ डिग्री होगा। The ratio of root mean square speed of the molecules of two gases is this। हमें ये क्या बताना है, RMS स्पीड का रेशियो बताना है दोनों गैस के लिए, आर्गन और क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो VRMS का फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, रूट अंडर 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है। हमें क्या बताना है आर्गन के लिए डिवाइडेड बाय क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो आर्गन के लिए क्या आ जाएगा 3R टेम्परेचर ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ आर्गन एंड डिवाइडेड बाय क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे 3R टेम्परेचर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ आर्गन टेम्परेचर ऑफ क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन। मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना है 70 और आर्गन कितना दे रखा है 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा √7/2, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ये मास का रेशियो का कोई यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।